नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा विदेश में अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे कमाने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन कई बार युवा धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही 4 मामले डीडवाना में सामने आए हैं, जिनमें जॉब के लिए रूस गए 4 युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। इन युवाओं को नौकरी देने की बजाय रूस की सेना में भर्ती करा लिया गया है। ऐसे में ये युवा अच्छे पैसे कमाना तो दूर, अपनी जान बचाने के लिए भी संघर्ष करने को मजबूर हैं। डीडवाना से रूस गया एक युवक नोमाराम तो इस युद्ध में गोली लगने से घायल भी हो चुका है, तो वहीं कई युवा अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी ओर इन युवाओं के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने भारत सरकार से इन युवकों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। साथ ही मौलासर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कराया है। आपको बता दें कि रिक्शा का बास के रहने वाले नोमाराम की पत्नी ने मौलासर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि महेंद्र नामक एजेंट ने उनके पति को रूस में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर 25 जनवरी को रूस भेजा था। इसके लिए नोमाराम से 5 लाख रुपए भी लिए थे और प्रति माह 2 लाख रुपए का वेतन दिलाने की बात कही थी। लेकिन रूस पहुंचने के बाद उनके पति को रूसी सेना में शामिल कर युद्ध लड़ने भेज दिया गया। महिला ने बताया कि उनके पति का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया है, जहां उनके हाथ और पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। राकेश भाई राम राम बैठे हैं भाई, हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत लाग गई है ना भाई। रणजीत हाल जो ट्रेनिंग में बटे चाल रहे, कोई परेशानी वाली बात कोई नहीं भी है, क्यों बाहर जाओ जन है बटे नागन भेजे जन परेशानी है, बाहर तो आराम बैठे हैं, कोई परेशानी वाली बात है भाई। मैं तो हॉस्पिटल के मार बैठे होते देख ले, कोई लाने सब खाली जगह है ना, कोई लाइक मारे को आज को थोड़ी सी चाटो लग गई है। ठीक टेंशन वाला कोई बात नहीं, टेंशन कर लियो घर इंसान केवल टेंशन वाली कोई बात है नहीं, आराम बैठे हैं। मैं आगे न भेजे जन टेंशन जरा आगे कोई मैं कहा गया कोनी न भेजा, अब तो ते प्रोसेस लगा दी बड़ो पाँच चले जा बाकी बात भाई जन। हमारा ये मामला है कि मेरे पति को धोखाधड़ी से महेंद्र कुमार बिजानिया ने रसिया भेजा था कंप्यूटर ऑपरेटर के काम के लिए। वहां से 1 महीने तक तो 15-20 दिन मेरी बातचीत होती रही, फिर फोन जब्त कर लिया गया, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ मेरा। परसों शाम को मेरे को टेलीग्राम पर अनजान नंबर से कॉल आया, उसमें बताया गया कि वो यूक्रेन के युद्ध में जख्मी हो गए। अब आपकी क्या मांग है? अब मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको वापस इंडिया बुलाया जाए। आज वो महिला उपस्थित थाने आई है और उन्होंने अपने उस पति का पासपोर्ट की डिटेल और जो जिस टिकट से गए थे उस टिकट की और वीजा की कॉपी पेश की है। उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया जा रहा है। और इसी प्रकार से मेरा बच्चा गया था 26 जनवरी को और साथ ही नेमाराम, और ये 2 है, एक सबलपुरा के और एक लादड़िया का, ये गए हैं 6 फरवरी को। तो इनका भी मिलाप कभी कभी होता है, लेकिन इनको भी आर्मी में फ्रंट में टेका गया, जबकि फ्रंट में 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी, वो भी कुछ नहीं है, और फिर भी उनको लड़ाई के लिए भेज दिया गया। तो ये मेन यहाँ के एजेंटों का झांसा है, जो अच्छे पैसे का लालच दे करके वहाँ भेज देते हैं और ये अपना प्रॉफिट ले लेते हैं और बाकी कोई मतलब नहीं है। अब आप थाने आए हो, आपने रिपोर्ट देकर क्या मांग की पुलिस से? अभी पुलिस ने मांग की है कि सबसे पहली मांग हमारी यही है कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आए, उसके बाद में आगे की कार्रवाई है गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जहीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये मामला अब खुलकर प्रकाश में आया है कि रूस में जो राजस्थान के 4 युवक नौकरी करने गए थे उन्हें युद्ध में झोंक दिया गया है, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन तक जानकारी पहुंचाई गई है, क्या कुछ कहा गया है और इस पूरे मामले में ताजा अपडेट आपके पास क्या है? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप अनम्यूट कीजिए। एक युवक रणजीत नामक एक अन्य युवक के साथ रूस गया था,
जो बताया जाता है कि धनकुली के एक एजेंट ने इन युवकों को विदेश में रूस में अच्छी नौकरी का झांसा देकर भेजा था। बताया गया था कि इन युवकों को वहां कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिलेगी और इसके एवज में उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी। लेकिन जब ये युवक वहां पहुंचे तो इनके साथ धोखाधड़ी हुई और इन्हें जबरन जो है वो रूस की सेना में शामिल कर लिया गया और उन्हें फ्रंट मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए यूक्रेन के आगे कर दिया गया। इस घटना में नेमाराम के हाथ और पैर में गोली लगी है और नेमाराम रूस के अस्पताल में भर्ती है। वहीं जो 3 अन्य युवक हैं, 2 युवक और बाद में गए थे 6 फरवरी को, कुल मिलाकर 4 युवक हैं जो इस रूसी सेना में भर्ती कर लिए गए और सभी के कुछ न कुछ छोटी या मोटी चोटें आई है और इनके परिजनों ने अब यह मांग उठाई है प्रशासन से और सरकार से कि इन युवकों को सकुशल वापस लाया जाए। आज सभी जो पीड़ित हैं उनके परिजन पुलिस थाने भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एजेंटों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। साथ ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से ये मांग की है कि चारों युवकों की सकुशल भारत वापसी करवाई जाए। जी बिल्कुल जहीर, जिस तरीके से परिजनों की तरफ से पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज कराया गया है, मांग की गई है कि सुरक्षित इन चारों युवकों को भारत लाया जाए। एजेंट को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है? क्या और भी लोगों को इस तरीके से फंसाकर विदेश में नौकरी के झांसे में इस तरीके से जो युवक लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं? फिलहाल 4 युवकों के बारे में जानकारी मिली है, तो इस एजेंट के बारे में क्या कोई जानकारी हासिल हो पाई है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, अभी फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एजेंट के बारे में पुलिस अब जानकारी जुटाने में जुटी है और पुलिस का ये भी दावा है कि एजेंट को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, डीडवाना जिले में ये कोई पहला मामला नहीं है जब एजेंटों द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी की गई है। आमतौर पर जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसके मुताबिक ऐसे घटनाक्रमों को कबूतरबाजी कहा जाता है। पूर्व में भी कई एजेंट जो है वो विदेश भेजने के नाम पर युवकों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। इस प्रकार के कई मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, जिनमें कई खाड़ी देशों में भी कई युवक फंस गए थे। चाहे सीरिया का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, कई जगहों पर युवक जो है वो फंस गए थे, जिन्हें बाद में भारत सरकार ने निकाला था। तो इस तरह के मामले पूर्व में भी आते रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो एजेंट हैं उन पर सही ढंग से अंकुश नहीं लग पाने के कारण ये एजेंट जो है आए दिन लोगों को ठगते रहते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी करते रहते हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल ये जो 4 युवक इस वक्त राजस्थान के रूस में फंसे हुए हैं, क्या कोई संपर्क परिजनों से हो पाया है? जी देखिए, परिजनों से हमने बात की है। परिजनों ने अभी हमें 2 वीडियो उपलब्ध करवाए हैं जो उनसे बात की गई थी, जिनमें से 2 वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं। उन दोनों वीडियो में एक वीडियो में जो है नेमाराम ये कहता हुआ साफ नजर आ रहा है कि उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कह करके रूस भेजा गया था और प्रारंभिक तौर पर उसे ट्रेनिंग लेने के लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग के बाद उसे रूस की जो आर्मी है उसमें शामिल कर लिया गया और उसे फ्रंट मोर्चे पर लड़ने के लिए भेज दिया गया, जिससे उसके पैर और हाथ में गोली लगी है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है और उपचार ले रहा है, जबकि जो बाकी 3 युवक हैं उनके भी छोटी मोटी चोटें आई हैं और वो भी अस्पताल में उपचाररत हैं। जी बिल्कुल जहीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है राजस्थान में, इससे पहले भी ऐसे तमाम मामले आए हैं सामने जिनमें ये देखने को मिला है कि एजेंट नौकरी का झांसा देकर विदेश में युवकों को भेजकर गुमराह करते हैं। कोई सख्त एक्शन प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं लिया जा रहा है ऐसे मामलों पर रोकथाम के लिए? जी देखिए, ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि प्रशासन द्वारा अब तक ऐसे मामलों में कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। इसी वजह से एजेंटों के जो हौसले हैं वो आए दिन बुलंद होते रहते हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है और ये तो ताजा मामला है। इसमें तो जो युवक है उनको धोखाधड़ी ही नहीं की गई, बल्कि उन्हें फ्रंट मोर्चे पर युद्ध जैसे हालात में आगे कर दिया गया, जिसमें उनकी जान का भी खतरा है। तो ऐसे हालातों के बावजूद अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो एजेंटों के हौसले बुलंद होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। कोटा में चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर एक बार फिर वकील आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर कोटा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की है। कोटा अभिभाषक परिषद का आरोप है कि बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कर दी गई है, जबकि कोटा के वकील लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। वकीलों ने केंद्रीय कानून मंत्री पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। वकीलों ने कहा कि वकील समुदाय के साथ कोटा की जनता सौतेला व्यवहार सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कोटा की जनता पिछले 20 सालों से हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग लगातार करते आए हैं, लेकिन कोटा को इससे वंचित रखा गया है।
और हमारे साथ संवाददाता शाकिर अली लाइव जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। शाकिर, क्या वकीलों की मांग है, क्या कोई आश्वासन उनको मिला है, किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं? ये देखिए, फिलहाल कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से वकीलों ने आज काम का बहिष्कार कर करके जो है अपना विरोध जताया है, इससे पहले भी जो है कोटा में हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे वक्त से की जा रही है और कई महीनों तक जो है एक बार आंदोलन भी चला था और कार्य बहिष्कार भी वकीलों ने किया था। लेकिन ताजा मामला ये है कि बीकानेर से जो ताल्लुक रखते हैं कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने पिछले दिनों बीकानेर में जब चीफ जस्टिस आए थे तो वहां पर जो है चीफ जस्टिस ने ही ये घोषणा कर दी थी कि बीकानेर में जो है हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच स्थापित की जाएगी, जबकि मांग की जा रही है कोटा से भी और उदयपुर से भी लगातार। तो जैसे ही ये घोषणा हुई है उसके बाद से जो है कोटा में जो है अभिभाषक परिषद है वो आंदोलन पर उतारू हुआ है और उन्हें निराशा हाथ लगी है। उन्होंने साफ तौर पर जो है चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि जिस तरह से कोटा के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, उदयपुर को भी जो है वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच नहीं दी जा रही है और बीकानेर क्योंकि मंत्री जी का गृह क्षेत्र है तो वहां पर जो है वर्चुअल बेंच की घोषणा कर दी गई है, ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वकील इसका आंदोलन करेंगे। जो अध्यक्ष हैं अभिभाषक परिषद के मनोज परी, उन्होंने कहा है कि इससे पहले जो है उनके प्रतिनिधि मंडल भी जो है कानून मंत्री से मिला था और उन्होंने मांग भी की थी। कोटा में क्योंकि लंबे वक्त से करीब 20 साल से हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है और वर्चुअल के साथ साथ खंडपीठ जो है वो स्थापित की जाए हाईकोर्ट की, इसको लेकर के कई बार आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से बीकानेर से घोषणा कर दी गई है सिर्फ बीकानेर के लिए, तो इसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है और उसके लिए उन्होंने आंदोलन की रणनीति भी तय कर ली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उनको भी जो है उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा है। ठीक है शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। दौसा के बांदीकुई थाने के अंतर्गत महिला मजदूर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराते हुए सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना 11 मार्च रात की है। 2 युवकों द्वारा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में आगे कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया है और जांच भी शुरू कर दी है। गैंगरेप का मामला सामने है, क्या आप लोग पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ है। इसमें आबानेरी के पास एक ईंट भट्टा मजदूर है, उनका आपस में 11/3 की रात की घटना है। इसकी आज सुबह रिपोर्ट प्राप्त हुई, इस पर FIR दर्ज कर श्रीमान पुलिसअधिकारी बांदीकुई महोदय को अनुसंधान के लिए दे दिया है। पीड़िता का मेडिकल करवा लिया है और अन्य जो अनुसंधान प्रक्रिया चल रही है। इसके अंदर जो क्या नामजद रिपोर्ट दी गई है आरोपी? हाँ, नामजद रिपोर्ट दी गई, साथ में काम करने वाले लोग। बाड़मेर पुलिस की DST टीम ने शहर में बिक रहे अवैध मादक पदार्थों और अवैध हथियार बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने बलदेव नगर में एक आवासीय घर और गुड़ानवाली थाना इलाके में दबिश देते हुए बड़ी संख्या में अवैध हथियार और मादक पदार्थ बरामद कर 2 नाबालिगों को डिटेन कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई का खुलासा किया है। पहले मुझे आया था ना तो उस टाइम ये मुद्दा उठा था परिषद की मीटिंग में, तो प्रेस मीडिया की भाई MD का कार्य अवैध हथियार का कार्य ये जिला बाड़मेर में शहर बढ़ने पर ज्यादा कार्रवाई करी। तो इसके हमने जो DST टीम और हमारे जो लगाया तो उसने कल सूचना मिली तो भूतिया रोड जो अपने बलदेव नगर में है वहां पे DST की टीम और SHO रिको के द्वारा कार्रवाई की गई। तो उसमें जो 37 ग्राम एक मकान जो 37 ग्राम MD थी और एक हथियार और कारतूस पकड़ा। तो उसमें 6 आदमी पकड़े जो पहले काफी ये उम्मीदवार आम है संस्था का जो इस तरह का धंधा करता रहता है। उसमें कार्रवाई की गई, उन्होंने मौके पे पकड़े 2 जिसमें विधि से संगत बालक जो किराए का मकान लेके पट रहे हैं, ये सभी वो थे। ये कार्रवाई करने के बाद एक दोबारा इतला मिली थी, सूचना मिली थी कि भाई ये लोग हथियार है। तो जो बाईपास रोड बन रहा है उस पे DST की द्वारा टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 4 व्यक्ति पकड़े जिसके पास 2 हथियार ऑटोमेटिक और 2 आदमी कारतूस थे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर बम जैसी संदिग्ध चीज मिली है। स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला संदिग्ध वस्तु। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आर्मी और पुलिस के अधिकारी। आर्मी के अधिकारियों ने वननुमा वस्तु को अपने कब्जे में ले लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां
आर्मी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर बम जैसी संदिग्ध चीज मिली है। स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला संदिग्ध वस्तु और सूचना मिलते ही मौके पर आर्मी और पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। तो अधिकारियों ने बमनुमा वस्तु को अपने कब्जे में ले लिया है। संदिग्ध वस्तु मिलने से जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर बम जैसी संदिग्ध चीज मिली है। ये बड़ी खबर। स्टेशन के पास झाड़ियों में संदिग्ध वस्तु मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर आर्मी और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। आर्मी के अधिकारियों ने बमनुमा वस्तु को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच पड़ताल जारी है और मौके पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। दरअसल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। संवाददाता श्रीकांत व्यास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीकांत, जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर बम जैसी संदिग्ध चीज मिलने की खबर मिल रही है, क्या पूरा अपडेट और क्या इस वक्त प्रशासन की मौजूदगी है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर का जो रेलवे स्टेशन है उस स्टेशन के क्षेत्र में ही मुख्य स्टेशन से नजदीक में बबूल की झाड़ियों में दो छोटे सिलेंडर टाइप बमनुमा वस्तुएं मिली है, जो कि कोई बैरल या ऐसा कुछ लग रहा था। पुलिस को सूचना दी गई। जब कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, आर्मी के अधिकारियों को सूचना दी। आर्मी के जो अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे, प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और आर्मी के अधिकारियों ने जब उस वस्तु को कब्जे में लिया और अब उसकी जब पुलिस और आर्मी के लोगों ने जांच की, पूछ की, तो उसके ऊपर जो नंबर और बाकी सब डिटेल थी, जो उसकी आकार थी, उससे पता चला है कि ये जो है बमनुमा वस्तु बम नहीं है। ये प्रैक्टिस के वक्त जो है वो उपयोग में लिए जाने वाला स्मोक, लिक्विड स्मोक निकालने की एक बमनुमा वस्तु है और इसको अभी उन्होंने कब्जे में ले लिया है। ये बताया जा रहा है कि पहले कभी अभ्यास के दौरान या कहीं छूट गई है या कहीं रह गई थी, जो कि यहाँ मिली है। यहाँ कैसे पहुंची, ये यहाँ किस तरह आई, या कभी रेलवे के माध्यम से जब आर्मी का सामान आता रहता है तब ये आई, या पहले युद्ध की स्थितियां जब हुई थी 71 में उस वक्त कोई गिरी हुई दबी भी रह गई थी और अब वो मिट्टी में सामने आई। इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर। कोटा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा मिली है। ये बड़ी खबर कोटा से है। दोषी हरिशंकर पर 21,000 का जुर्माना लगाया गया है। 9 महीने पुराने प्रकरण में पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाया है। 29 जुलाई 2023 को उद्योग नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। ये बड़ी खबर कोटा से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी हरिशंकर पर 21,000 का जुर्माना भी लगा है। दरअसल 9 महीने पुराने प्रकरण में ये फैसला सुनाया गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अजमेर के एक व्यापारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो राजस्व अधिकारी को धमकी देते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बोल रहा है कि किसी की ताकत नहीं है कि अजमेर में मेरी दुकान बंद करा दे। बता रहा हूं आपको, चाहे आप होंगे गवर्नमेंट अधिकारी, आपको इतने फोन करा दूंगा कि आप भी सोच नहीं सकते हैं। थोड़ी बहस होने के बाद से व्यापारी ने 24,000 रुपए का चेक भर के अधिकारियों को भी सौंप दिया। अरे मैम, हमको भी 40 साल हो गए, बहुत देख लिए अपने। ऐसे नहीं कर सकते आप कि 25,000 में प्रॉपर्टी चीज कर दो, अगर हमको बाहर निकाल दो। इतना बड़ा शोरूम, ये कोई सड़क साहब ठेला वाले नियम? नहीं मैडम, नहीं। आप प्रॉपर्टी चीज कर दो, इतना बड़ा है जितने आप इसको एक चीज टेंशन मतलब खुद आराम से बात नहीं। पर मैंने आपको इस तरह बात करी तो मैम अभी आपने हमको भी नहीं देखा कि हर आदमी रोटी खाता है। अरे सर, कई बार हमें भी, अभी आप जो सही हो ना, अभी तो एक व्यापारी ने हमें 1 घंटे तपा दिया। अब आप दोनों देवेंद्र एंटरप्राइज, उसका हमारे पे गुस्सा था। तो आप ऐसे समझे एक दूसरे कई बार हो जाती है चीजें। अब वो 5-5 मिनट में 1 घंटा चला दिया, तो क्या कर लेना। संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, अजमेर में जिस व्यापारी का वीडियो सामने आया है, क्या इस पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी क्या आपके पास है? क्या है ये पूरा मामला? इसकी विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, देखिए, नगर निगम प्रशासन ने यूडी टैक्स बकायेदारों पर आज कार्रवाई करना शुरू कर दी थी। इसी दौरान कई व्यापारियों का यूडी टैक्स जमा नहीं होने पर कई दुकानें सीज की गई, कई प्रतिष्ठान सीज किए गए और कई व्यापारियों ने यूडी टैक्स हाथों हाथ
अधिकारियों को जमा करा दिया, किसी ने कैश दिया, किसी ने चेक के मार्फत यूडी टैक्स जमा करा दिया। जब नगर निगम की टीम आज अजमेर के वाईसागर पुलिस चौकी के पीछे एक प्रदीप जैन की दुकान पर पहुंची, जहां पर प्रदीप जैन को यूडी टैक्स की 24,000 रुपए बकाया राशि जमा करने के लिए कहा गया। इस बात पर जो अधिकारी हैं नगर निगम के राजस्व अधिकारी देवाराम शर्मा और जयश्री जो महिला अधिकारी है, उन्होंने प्रदीप जैन को ये कहा कि अगर आप टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो आप दुकान से बाहर निकलिए, हमें आपकी दुकान सीज करनी पड़ेगी। इस बात से जो दुकान मालिक है प्रदीप जैन, वो काफी नाराज हो गए और उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने ही जो अधिकारी है उनको हड़काना शुरू कर दिया और ये कहते हुए हड़काया कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो अजमेर में मेरी दुकान बंद कर दे और इससे उच्च अधिकारियों से, इससे जनप्रतिनिधियों से वह फोन आपको कराएंगे कि आप फोन उठा उठाकर थक जाएंगे। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद कुछ ही देर बाद ये बहस लगातार 10-15 मिनट तक चलती रही। उसके बाद जो प्रदीप जैन है व्यापारी, उसने हाथों हाथ 24,000 रुपए का चेक भरकर नगर निगम के अधिकारियों को सौंप दिया और मामला शांत हो गया। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से खबर आपको बता दें, जहां 16 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से, जहां 16 आरएएस अधिकारियों के तबादले की खबर मिल रही है। कार्मिक विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां 16 आरएएस अधिकारियों के तबादले की जानकारी मिल रही है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि कार्मिक विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले कई अधिकारियों के तबादले इससे पहले भी हो चुके हैं और तबादलों की लिस्ट में 16 और नाम जुड़े हैं। 16 आरएएस अधिकारियों के तबादले की जानकारी मिल रही है। कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। ये बड़ी खबर जयपुर से, लोकसभा चुनाव से पहले कई तबादले हो चुके हैं अधिकारियों के और अब जयपुर में 16 आरएएस अधिकारियों के तबादले की खबर है। संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, क्या है पूरी जानकारी? 16 आरएएस अधिकारियों के तबादले की खबर मिल रही है। तो ये बड़ी खबर जयपुर से है। 16 आरएएस अधिकारियों के तबादले की सूचना है। कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक और इससे पहले कई अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं और 16 अब अन्य नाम जुड़े हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।